वीडियो हम लोगों का इस पॉइंट पे छूट गया था, वहीं से हम लोग अभी कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग बेसिकली बात कर रहे थे कि अमोनिया नामक प्राणी के अंदर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है कि नहीं होती है। तो दिख रहा है जो जो चीज़ें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए आवश्यक होती है, जैसे एक आप लोगों के हाइड्रोजन एटम का होना और दूसरा आप लोगों के एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का होना। सो देयरफॉर यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप लोगों की हो रही है। अभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड कुछ फन फैक्ट्स के बारे में हम लोग बातचीत कर लेते हैं। जैसे कि आप लोगों के जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, आईसी लिख रही हूँ मैं, तुम कॉपी में फुल फॉर्म लिखना, क्योंकि भरोसा नहीं है कि आज से 2 साल बाद तुम लोगों को आईसी क्या होता है याद भी हो। ये मेरे शॉर्ट फॉर्म्स हैं जो मैं 11th स्टैंडर्ड से यूज़ करती आ रही हूँ, तो मेरी आदत बन गई है वो चीज़, ठीक है। तो जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं फॉर्म होती, उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती आयोनिक कंपाउंड में। सो लेट्स इमेजिन कल को किसी ने तुमसे कहा कि इस पर्टिकुलर स्पीशीज़ के अंदर हाइड्रोजन एंड बॉन्डिंग एग्जिबिट नहीं कर रही, एक्सप्लेन वाई, ठीक है। तो याद रखना कि उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि वो आप लोगों का एक आयोनिक कंपाउंड हो, बराबर। अच्छा, और एक चीज़ जो इस क्वेश्चन के मैंने टॉपिक के स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर ली थी कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला कंसेप्ट है ये पैदा ही तब होता है जब आप लोगों के दो एटम्स में डाइपोल क्रिएट हो, यानी कि पॉजिटिव निगेटिव चार्जेस क्रिएट हो। और कुछ दिनों पहले, बल्कि कुछ दिनों पहले भी नहीं, बहुत दिनों पहले जब हम पीरियोडिसिटी चैप्टर पढ़ रहे थे तो पोलर नॉन पोलर ये दो वर्ड्स पे हमने बातचीत की थी। तो इससे ये समझ में आता है कि आप लोगों के जो पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स हैं, मतलब क्या सारे के सारे कोवैलेंट कंपाउंड्स के अंदर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है या पाई जा सकती है, तो नहीं। जो पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स हैं उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जा सकती है, हमेशा होगी मैं ये नहीं कह रही। क्यों? CH4 में नहीं होती, HCl में नहीं होती, HBr में नहीं होती, HI में नहीं होती, तो पोलर कोवैलेंट कंपाउंड में मिल सकती है, ठीक है। लेकिन आप लोगों के पास अगर कोई कोवैलेंट कंपाउंड है लेकिन वो साथ ही साथ में मान लेते हैं नॉन पोलर भी है, तो नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स के अंदर में कभी भी कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाती, ठीक है। उनमें तो किसी भी केस में आप लोगों को हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं मिलेगी, बराबर है। बस तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक बेसिक सा फंडा है, बराबर है। ये एक क्या है, आप लोगों का बेसिक सा एक फंडा है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए जो नेसेसरी कंडीशंस हैं, ठीक है, जिन कंडीशंस को अगर कोई एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल अगर फॉलो करेगा तो ही उसके अंदर में वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको देखने को मिलेगी। वो नेसेसरी कंडीशंस क्या हैं? सबसे पहला ये कि आपका जो हाइड्रोजन एटम है उसने कोवैलेंट बॉन्ड बनाना चाहिए, ठीक है। आप लोगों का हाइड्रोजन एटम है, वो हाइड्रोजन एटम ने क्या करना चाहिए? कोवैलेंट बॉन्ड बनाना चाहिए। शुड बी कोवैलेंटली बॉन्डेड, शुड बी कोवैलेंटली बॉन्डेड विथ किसके साथ? बुकों में लिखा होता है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, बट ने प्रिसाइसली बता दिया है ऊपर ही किसके साथ? फॉन के साथ। अगर फॉन में से वो किसी भी एक के साथ अगर वो बॉन्डेड रहता है तो हम उसे कहेंगे कि हाँ यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप लोगों की हो सकती है। ये एक नेसेसरी कंडीशन है। ये कंडीशन अगर फॉलो हुई, अगर ये कंडीशन फॉलो हुई तो इसका मतलब क्या है? आप लोगों का हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहाँ पर बन रही है। अभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है, इस पे तो हमने बातचीत कर ली। अगर कोई तुम्हें क्वेश्चंस देगा कि पहचानो इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है नहीं होती है, तो तुम्हें पहचानते आना चाहिए, ठीक है, जो कि मैं तुम्हें अभी क्वेश्चंस दूंगी। अभी पहले हम लोग पहले थ्योरी कंटेंट पूरा कवर कर लेते हैं उसके बाद में, लेकिन तुम्हें ये आना चाहिए कि कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करेगी और किन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट नहीं करेगी। अच्छा, अब आ जाते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट वाले टॉपिक पे। अब जो आप लोगों का नेक्स्ट वाला टॉपिक है उसमें अब हमें इस बारे में बात करनी है, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेट्स इमेजिन एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गया और आप लोगों का जो दूसरा मॉलिक्यूल है, लेट्स इमेजिन उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है, दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है। नाउ वी आर गोइंग टू कंपेयर कि आपके पास अगर मोर देन वन टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो,
ठीक है, एक से ज़्यादा एटम्स आपके पास हो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको शो कर रहे हैं, तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि किस वाले की हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, किस वाले की हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप लोगों की क्या है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टॉपिक ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हम लोगों का टॉपिक है, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अभी देखो, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये वाला टॉपिक शुरू करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक फंडामेंटल चीज़ों पे बात करेंगे। वो बेसिक फंडामेंटल चीज़ें देखो क्या है। पॉइंट नंबर 1, सबसे बेसिक, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के इंट्रो में ही मैंने बता दिया था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने के लिए डाइपोल क्रिएट होना चाहिए। ध्यान से सुनेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने के लिए डाइपोल क्रिएट होना चाहिए। डाइपोल कब क्रिएट होगा, लॉजिकली आप खुद सोचिए। डाइपोल तब क्रिएट होगा जब एक एटम और दूसरे एटम के बीच में एक एटम क्या हो, बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। क्योंकि अब एक एटम तो हम लोग फिक्स कर चुके हैं, एक एटम तो आपका हाइड्रोजन ही होने वाला है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात हो रही है और हाइड्रोजन ना हो ये तो असंभव है। हाइड्रोजन एटम जिस दूसरे एटम, लेट्स से अब क्या ले, एक्स नहीं, एक्स ले लूँगी तो तुमको लगेगा कि हेलोजन की बात कर रहे हैं। ए फॉर एप्पल लेते हैं। इस एलिमेंट ए से, इस एटम ए से जुड़ा है, ये एटम ए आप लोगों का क्या होना चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, शुड बी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, शुड बी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। या तो ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए या फिर ये आप लोगों का हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होना चाहिए। क्योंकि जितना ज़्यादा ये H से इलेक्ट्रॉन खींचेगा उतना ज़्यादा A पे खुद पर पार्शियल नेगेटिव क्रिएट होगा, और जितना ज़्यादा उस पर खुद पे नेगेटिव क्रिएट होगा उतना ज़्यादा H पे पॉजिटिव क्रिएट होगा। और ऐसे ही बाकी मॉलिक्यूल्स के साथ भी तो यही सेम पैटर्न फॉलो होगा ना। जितना ज़्यादा पॉजिटिव, जितना ज़्यादा नेगेटिव, उतना ज़्यादा पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में बोलो क्या रहेगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगी। तो अगर आपके हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ एलिमेंट ए, अगर वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसके बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने से क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्रिएट होते हैं। और जितने ज़्यादा पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस क्रिएट होंगे, ठीक है, ज़्यादा क्वांटिटी में, उतना ज़्यादा उनके बीच में अट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं कुछ इस प्रकार से लिख सकती हूँ कि अगर आप लोगों के पास मान लेते हैं कोई एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर आप लोगों के पास है, तो वह हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या करता है, आप लोगों का एक लार्ज पॉजिटिव और एक लार्ज नेगेटिव चार्ज वो क्या करता है, क्रिएट करता है। और जितना ज़्यादा वो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा, एडजेसेंट पॉजिटिव और एडजेसेंट नेगेटिव, ठीक है, एडजेसेंट पॉजिटिव एंड एडजेसेंट नेगेटिव चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन उतना ही क्या होगा, आप लोगों का ज़्यादा होगा। और जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, हम लोग सीधा सीधा कहेंगे कि आप लोगों के उस पर्टिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, वो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या है, ज़्यादा है। क्या है, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या है, ज़्यादा है। तो अगर आपको ये कहूँ मैं कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के लगने से बढ़ेगी कि घटेगी, तो आप उसमें क्या जवाब दोगे कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बढ़ने से आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी, और आप लोगों की उसकी क्या कहते हैं, मतलब ज़्यादा वो पॉजिटिव नेगेटिव क्रिएट करेगा। तो यानी कि ये चीज़ यहाँ से ऐसी लिखी जा सकती है कि जो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है Hb, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपके किस चीज़ के, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके, ऑफ एलिमेंट A। अब A क्या है, जो H से कनेक्टेड है। ठीक है, जो H से कनेक्टेड है, जैसे HNO3, ठीक है, जैसे H नहीं, वाला एग्जाम्पल नहीं बोलना चाहिए फिलहाल, तुम्हें लगेगा कि H नाइट्रोजन से कनेक्टेड है, लेकिन अगर तुम लेविस डॉट स्ट्रक्चर बना के देखो तो H O से कनेक्टेड है। तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में होगी बातचीत, वो बातचीत होगी आपके O के बारे में। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उस एलिमेंट की जितनी ज़्यादा होगी। और तुम लोगों ने याद करें जब पीरियोडिसिटी पढ़ा था, जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट आपको सिखाया गया है, वहाँ पे एक चीज़ और बताई गई है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे जैसे साइज बढ़ता है वैसे वैसे घटती है। तो जैसे आप लोगों का क्या कहते हैं नाइट्रोजन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की भी 3 है, क्लोरीन की भी 3 है।
लेकिन बेचारे नाइट्रोजन को हम लोग फॉर्म के लिस्ट में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वालों की लिस्ट में गिनते हैं, लेकिन आप लोगों का जो नाइट्रोजन है उस क्लोरीन है उसको नहीं गिनते। क्यों? क्योंकि साइड वहाँ पे एक फैक्टर आ गया। तो आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगी? सबसे पहले इस बात पे डिपेंड करेगी कि जिस एलिमेंट से वो हाइड्रोजन कनेक्टेड है ए, वो एलिमेंट खुद कितना ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक, क्या ये बात समझ में आ रही है? इसके बेसिस पे करते हैं क्वेश्चन करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने तुमसे पूछा, आपको एक एचएफ दिया है, दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आप लोगों को H2O दिया है, आपको H2O दिया है, सॉरी ये डॉट डॉट बनाना चाहिए, सॉलिड लाइन नहीं बनाना, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होगी। फिर NH3 है और NH3 है, उन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। कोई तुमसे अगर ये पूछेगा कि सबसे ज्यादा अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ है, तुम क्या जवाब दोगे? तुम बोलोगे यहाँ फ्लोरीन है, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ नाइट्रोजन है। तो इतना तो तुमको पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ये वाला ऑर्डर चलता है, और अभी अभी अपन ने पढ़े हैं कि जितना ज़्यादा आप लोगों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा उतना ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ऑर्डर होगा। तो HF और एक दूसरे HF, इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगी। H2O और दूसरे H2O में उसके कंपेयर में कम होगी, और अमोनिया और एक दूसरे अमोनिया के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग उससे भी ज़्यादा क्या होगी? लीस्ट होगी। जो अभी ऊपर हमने चीज़ें सीखी उसी के बेसिस पे एक एग्जांपल है। लेकिन किंतु परंतु अब मान लेते हैं चीज़ें, क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार से पूछ लिया गया कि चलिए एक बात बताइए, आप लोगों के पास एक HF और आप लोगों के पास एक दूसरा HF है, ठीक है। फिर आप लोगों के पास H2O है, उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस बार H2O के साथ नहीं करा रहे, इस बार HF के साथ करा रहे। पहले वाले में ना वो डॉटेड लाइन बना लेना। अच्छा, फिर जो NH3 है उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी इस बार NH3 के साथ नहीं, HF के साथ करा रहे। तो अब बताइए कि कौन सा ऑर्डर यहाँ पे आपका होगा? ये वाला भी सोचने लायक क्वेश्चन है। तो अब ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के सोचने लायक है। अब इसको कैसे करोगे? ये वाला काम तुम्हारे लिए दिया जा रहा है, कल जब मैं क्लास स्टार्ट करूंगी इसका आंसर मैं डिक्लेयर कर दूंगी, बट ये तुम लोगों का होमवर्क है। ऑर्डर सोच के रखना, जरा पता तो चले कि पढ़ाई के बेसिस पे अभी कितना तुम्हारी बातचीत छोटे से बुद्धि के अंदर गई है, ठीक है, कितनी आपकी बुद्धि के अंदर गई है। अच्छा, तो एक समझ में आ गया, ओके। अच्छा, क्या कोई दूसरा फैक्टर है? ये तो हो गया पहला फैक्टर जिसपे मैं ये कह सकती हूँ जिसपे स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिपेंड करती है। दूसरा फैक्टर जिसपे स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिपेंड करती है, हाँ, एक दूसरा फैक्टर भी है जिसपे हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिपेंड करती है। वो क्या है? वो ये है कि आपके पास, इमेजिन करते हैं ये वाला सेकंड केस, ये जो मैं ये न्यूमेरिकल इस सेकंड वाले केस के बेसिस पे होगा, ठीक है। अब मान लेते हैं आपने दो अलग अलग लोगों को लिया, आपने इस तरीके से ले लिया कि आप लोगों के पास, इमेजिन करते हैं एक एटम A है, ठीक है, ये एटम A है, ये इस H से कनेक्टेड है, और अगर मैं सेम ऐसा ही AH बाजू में ले लूँ तो ये किसके अकॉर्डिंग है? ये केस नंबर 1 के अकॉर्डिंग चला गया। बट मैं अभी केस नंबर 2 में स्टडी कुछ इस प्रकार से कर रही हूँ कि आपके पास A H से कनेक्टेड है, लेकिन जो आपका B है वो भी H से कनेक्टेड है। मतलब ये आप लोगों का टोटली डिफरेंट मॉलिक्यूल है और ये आपका टोटली डिफरेंट मॉलिक्यूल है। यहाँ पे भी तो देखो ना, वही सीन हो रहा था, H2O अलग है, HF अलग है, NH3 अलग है, HF अलग है। यहाँ समझ में आ रही है बात? और ऊपर वाले केस में तो देखो ये दोनों क्या थे? सेम थे। तो ऐसे केस में इस H और इस B के बीच में ये क्या बन गई? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई। अब अगर आपके पास इस तरीके से दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे हो, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस बात पे डिपेंड करेगी? लेट्स इमेजिन इसको हमने दे दिया B1, रुको, नॉट B1, B' दे देते हैं इसको, B', इसको दे दिया हम लोगों ने कुछ B', ठीक है। अच्छा, और आप लोगों का ये AH है, ये अगेन AH क्या कर रहा है? आप लोगों के पास एक B"H है, ये इसके बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है। अब अगर किसी ने पूछा कि कौन सी वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपकी ज़्यादा ताकतवर है, कौन सी वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप लोगों की ज़्यादा ताकतवर है, कैसे कमेंट करोगे? क्या कमेंट करोगे? कौन सी वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ज़्यादा ताकतवर कहोगे? बताओ, सोचो ज़रा। तो ऐसे में आपको क्या देखना है? आपको ये देखना है कि देखो, हाइड्रोजन तो बेचारा पॉजिटिव स्पीशीज़ है।
अब ये जो B1 और B डबल डैश है, B डैश और B डबल डैश हैं, ये लोग अपना निगेटिव चार्ज आप कहो, यानी कि एक प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स, इनका जो निगेटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज यानी कि अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, शेयर भी नहीं कहना चाहिए बट यानी फिर जो भी आप कहो कि अपने इलेक्ट्रॉन या निगेटिव चार्ज को डोनेट कर रहे हैं, या फिर कह रहे टेम्परली दे रहे हैं, फिर ले रहे हैं, दे रहे हैं, ले रहे हैं, इस तरीके का फिनोमेनॉन ये B डैश कर रहा है, ठीक है, और या फिर B डबल डैश कर रहा है। अब जितना अच्छे से B डैश दे पाएगा उतना ही अच्छे से अगर B डैश डबल डैश भी दे पा रहा है तो दोनों सेम हो गए। मान लेते हैं यहाँ पे देने वाला, लेट्स से ये देने वाला कमज़ोर है, और ये जो वर्ड होता है ना देने वाला, लेने वाला, इसको हम क्या कहते हैं? अभी अभी कुछ दिनों पहले एक टॉपिक में मैंने तुम्हें लेविस बेस करके एक चीज़ बताई थी, ठीक है। मान लेते हैं इसके अंदर देने वाला कैरेक्टरिस्टिक कम है, इसका लेविस बेस कैरेक्टरिस्टिक्स लेट्स इमेजिन कम है, तो ये ज़्यादा कैनॉट गिव इलेक्ट्रॉन या फिर शेयर इलेक्ट्रॉन, जो भी भाषा में आप बोलो, एफिशिएंटली वो ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पाएगा। अब जब इलेक्ट्रॉन ही एफिशिएंटली शेयर नहीं होगा तो ऐसे केस में बताइए क्या होगा? ऐसे केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो जाएगी? कमज़ोर हो जाएगी। तो सोचो, जिसके अंदर देने वाला कैरेक्टरिस्टिक बहुत ज़्यादा होता है, जिसके अंदर में देने वाला कैरेक्टरिस्टिक बहुत ज़्यादा होता है, देने वाला कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब लेविस कैरेक्टर जिसके अंदर में बहुत ज़्यादा होता है, वो उसके अंदर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बहुत ही अच्छी होती है। और ये लेविस कैरेक्टर वाला कंसेप्ट तब लगाने का है जब आप लोगों के पास ये वाला एक मॉलिक्यूल फिक्स कर दिया गया हो और बाकी के बाजू के मॉलिक्यूल वेरी करवाए जा रहे हों। जैसे कि ऊपर वाले एग्जाम्पल में हो रहा है, देखो HF को फिक्स कर दिया गया है और वेरी किसको करवाया जा रहा है? इन लोगों को। तो यहाँ पे HF का तो H है लेकिन बाजू वाले का क्या है? F। यहाँ पे HF का तो H है, बाजू वाले का क्या है? O। HF का तो H है लेकिन बाजू वाले का क्या है? N। अब तुम मुझे बताओ कि N, O और F में से कौन ज़्यादा अच्छा लेविस बेस है, कौन अपने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अच्छे से देगा? तो तुम ये बोलोगे कि देखो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फ्लोरीन की बहुत ज़्यादा होती है, वी डू एग्री, लेकिन यहाँ पे बातचीत इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की नहीं चल रही है, यहाँ पे बातचीत लेविस कैरेक्टर की चल रही। तो जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है वो तो चाहेगा ना कि इलेक्ट्रॉन मेरे पास ही रहे, वो नहीं चाहेगा ना कि इलेक्ट्रॉन किसी को जाए। तो लेविस कैरेक्टर सबसे अच्छा नाइट्रोजन का होता है। सो इसीलिए इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा होगी। तो आपको ये दिमाग लगाना है, ऐसा रट नहीं लेना है कि जहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है वहाँ पे उठाकर आप क्या कर दो, आप बताओ क्या कर दो, आप वहाँ पे ठूस दो, ठीक है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का कंसेप्ट, ठीक है। जब इस डॉट डॉट वाले हाइड्रोजन बॉन्ड की बात हो तो डॉट वाला जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है, जैसे कि इसको हम लोग एक अपने नोट में इंक्लूड कर लेते हैं कि अगर आप लोगों के पास लेट्स इमेजिन कुछ इस तरीके का सिनेरियो, A यहाँ पे H और डॉट यहाँ पे B और यहाँ पे H, तो इस A की ये तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना रहा ना, फिलहाल हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो H और B बना रहे हैं, मान लेते हैं मिलकर। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना रहा है इसकी क्या देखी जाती है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो भाई जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा मेरे लिए उतना अच्छा है। और इस B की जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना चुका है ऑलरेडी H के साथ, इसका क्या देखा जाता है? लेविस कैरेक्टर देखा जाता है। हाँ, बशर्ते कि दोनों के बीच में दोनों मॉलिक्यूल कैसे होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। दोनों मॉलिक्यूल क्या होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। तो ये हम लोगों ने क्या कहते हैं आप लोगों का स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिस्कस कर लिया। क्या डिस्कस कर लिया? स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन करो, इसके बेसिस पे आप लोगों को कोई ये दिया है O, यहाँ पे ये डैश H मतलब H के साथ बॉन्ड है, नाइट्रोजन, ये आपका ऑप्शन नंबर A। उसके बाद ये नाइट्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन डैश, ये आपका O के साथ बॉन्ड है, C यहाँ पे O, यहाँ पे H, इसका डैश O के साथ बॉन्ड है, और D यहाँ पे ये नाइट्रोजन, यहाँ पे ये हाइड्रोजन डैश, इसका नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड है। अब आपको इसको अरेंज करना है किसके बेसिस पे? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेसिस पे। वीडियो को पॉज करना और खुद ट्राई करने की कोशिश करना, मैं तो अभी बता दे रही हूँ सोल्यूशन, जितना पड़ा है उसके बेसिस पे करो। तो देखो, सबसे पहले ये केस 1 में बिलोंग करता है कि केस 2 में बिलोंग करता है, उसको क्लासीफाई करो। तो ये वाला क्वेश्चन तो केस 2 का है, आजू बाजू वाले दोनों अलग हैं,
ठीक है, ये वाला केस भी केस 2 का ही है। सेकेंड वाले ऑप्शन, थर्ड वाले में आ जाओ, OH है और O है। मुझे नहीं पता कि O के आगे क्या है, बट मैं अज्यूम करती हूँ कि सेम ही रहा होगा। ठीक है, तो ये केस नंबर 1 है और ये भी आपका केस नंबर 1 है। अगर मैं केस वन C और D ऑप्शन में अगर मैं कंपेयर करूँ तो केस 1 में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का कंसेप्ट देखा जाता है। तो इसमें और इसमें किसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है? ऑक्सीजन की। तो कंपैरेटिवली अगर कंपटीशन C और D के बीच में रहता, तो किसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रांग होती? कोई भी जवाब दे देगा, C की ज़्यादा स्ट्रांग होगी कंपेयर टू D। C की ज़्यादा स्ट्रांग होगी कंपेयर टू D। अच्छा, अब अगर कोई केस 1 और केस 2 के बीच में, मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन बी के बीच में अगर कंपैरिजन करने को कहता, तो ऑप्शन ए में आपको कंसेप्ट पहले तो ये वाला देखना पड़ता, ये वाला कौन है, और इसका हम लोग क्या देखते हैं? इसका हम लोग लेविस कैरेक्टर देखते हैं। तो नाइट्रोजन का लेविस कैरेक्टर ज़्यादा होता है कि ऑक्सीजन का? अभी ऊपर बताए थे, नाइट्रोजन का ज़्यादा होता है, तो ए ग्रेटर देन, तो बी आना कन्फर्म था। तो ये ऑर्डर हम सेट कर दिए। लेकिन अब आ जाएगी मेन मुसीबत, जब हमको इसको कंप्लीट ऑर्डर में सेट करना हो। कंप्लीट ऑर्डर मतलब मैं मानती हूँ ए बी से बड़ा है, सी डी से बड़ा है, लेकिन अगर कोई तुमसे पूछे कि ए बी और ए बी इन ये इस आंसर और इस आंसर को ही आपस में अरेंज करो, फिर आ जाएगी दिक्कत। हाय, अब कैसे अरेंज करें? बताओ अब कैसे अरेंज करें? तो आप ध्यान से देखिए कि जो मोस्ट डोमिनेटिंग फैक्टर होता है, वो लेविस का तो होता ही है। इसका ये मतलब नहीं है कि इसको ऐसा अरेंज कर दिए ए बी सी डी, ये आपका इनकरेक्ट अरेंजमेंट है। कई लोग इसको ऐसे अरेंज कर देते हैं। ठीक है, इसका देखो जो करेक्ट अरेंजमेंट है वो क्या है? इसका करेक्ट अरेंजमेंट ये है, ए सी बी और उसके बाद आपका डी और ये बी। ऐसा क्यों? ऐसा किस वजह से? तो देखिए, इसमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ए की, ये एक डोमिनेटिंग फैक्टर रहेगा। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ए की, ठीक है, जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है, ये जो कंसेप्ट हम लिखाए थे, ये आपका डोमिनेटिंग फैक्टर है। ये कैसा फैक्टर है? डोमिनेटिंग फैक्टर है हमेशा। ये आपका डोमिनेटिंग फैक्टर है। तो अभी ओ की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, जो किस किस केसेस में पॉसिबल है? ए केस में और सी केस में। तो ऑब्वियसली रहना तो ए और सी नहीं आगे था, और यहाँ पे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन बी और डी को ही रहना था पीछे, ये पहले ही डिसाइड हो गया। अब ए और सी में आप किसको आगे रखेंगे? तो देखिए, इतना पार्ट दोनों में सेम है, वेरिएशन यहाँ पे हो रहा है। तो वेरिएशन जब यहाँ पे हो रहा है तो लेविस कैरेक्टर पे वाला कंसेप्ट देखना पड़ेगा। तो लेविस कैरेक्टर किस में था ज़्यादा? आई होप सो कि अभी ऑर्डर समझ में आ गया हूँ। ठीक है, अब तो कुछ इसमें बचा ही नहीं है समझाने लायक। तो इस तरीके से याद रखेंगे कि डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा है आप लोगों का? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अच्छा, एक और जीके फैक्ट है, आपके पास HCN है, आपके पास HCN है, हाइड्रोजन और साइनाइड में कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। किसी ने तुमसे पूछा कि जैसे एक अमोनिया का मॉलिक्यूल और दूसरे अमोनिया के मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ करती थी, तो क्या यहाँ पे भी एक HCN और क्या दूसरे HCN के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी? तो हमारे में से मैक्सिमम लोग क्या बोल देंगे कि नहीं होगी। अरे क्यों नहीं होगी, किस लिए नहीं होगी? तो वो तुरंत बोलेगा, अरे हाइड्रोजन तो आपके फोन से कनेक्टेड होना चाहिए, यहाँ तो हाइड्रोजन फोन से कनेक्टेड ही ना है। तो आप उसको समझाना कि देख भाई, फोन के अलावा और भी 2 कंडीशन बोली थी। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए। अगर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो गया यानी कि वो कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन का हो गया? sp, और sp हाइब्रिडाइजेशन वाला कार्बन भी 3 इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बराबर या उससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो उसका हाइड्रोजन भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और ये इस प्रकार से होती है। अब इसको ऐसा मत सोचना कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में होगी, जो कॉर्नर एटम है वहीं से होगी, मिड में आप ऐसा मत करो कि बीच से कर दो। ये इस तरीके की हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ से आपने करवा ली, खत्म, कहानी समाप्त। अब यहाँ पे हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक बेसिक इंट्रोडक्शन कवर किया। अब इसके बाद हम एक और कंसेप्ट पढ़ते हैं, वो कंसेप्ट है आप लोगों का एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, एक और कंसेप्ट पढ़ते हैं, दैट कंसेप्ट इज एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखो, कई लोग एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग को और स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग को दोनों सेम मान लेते हैं। ऐसा नहीं है यार। एक्सटेंट एक इंग्लिश भाषा का वर्ड है। एक्सटेंट का मतलब किस हद तक, राइट? किस हद तक, राइट? यही होगा। अच्छा,
अब जैसे जस्ट इमेजिन, अगर मैं पूछती हूँ कि एक्सटेंट और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ दोनों सेम है, तो तुम उसमें पहले तो जवाब देना कि नहीं है। फिर हमने पूछा कि एक्सटेंट होता क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर कभी भी किसी ने भी तुमसे एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अगर बातचीत की, तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कुछ नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ कितनी है मल्टीप्लाई आपके पास कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स हैं। इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होता है, दैट मल्टीप्लिकेशन इज नोन एज एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर इतने प्यारे 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 सवाल आते हैं, छोटे 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 क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन फ्रेम होता है पानी से। पानी का एग्जाम्पल इसीलिए इतना प्रचलित है क्योंकि पानी हम लोगों के जीवन में बहुत उपयोगी भी है, प्लस केमिस्ट्री में एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। ठीक है, ज़्यादातर हम लोग केमिकल रिएक्शंस इसमें करते हैं। अगर आपके पास एक बॉटल में पानी भरा हुआ है और पानी का स्ट्रक्चर दिखता कैसा है, अभी अभी हमने केमिकल बॉन्डिंग में ही बनाना सीखा था, इस प्रकार से कुछ दिखता है, राइट। अब अगर कोई तुमसे पूछेगा कि बताओ ये जो पानी कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना पा रहा है, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, तो आप यहाँ पे क्या जवाब दोगे? टोटल नंबर ऑफ एच बॉन्ड वो कितने बना पा रहा है, आप क्या जवाब दोगे? आप बोलोगे एक दो नहीं, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं कितने? 4। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कितने बनते हैं? 4। यहाँ पे कितने बनते हैं? 4। ठीक है, कैसे? ये आप लोगों का एक हाइड्रोजन, ये आप लोगों का एक हाइड्रोजन इधर से, ये वाला एक हाइड्रोजन इधर से, इस ऑक्सीजन का एक लोन पेयर इधर एक दूसरे हाइड्रोजन से, ये वाला ऑक्सीजन का एक लोन पेयर उसके दूसरे हाइड्रोजन से। सीधा सीधा सा हिसाब किताब कितना है? जितने हाइड्रोजन उतने ही लोन पेयर होने चाहिए। एक हाइड्रोजन है तो वो बाजू वाले के एक लोन पेयर से कनेक्ट होगा और खुद का भी एक ही लोन पेयर वो यूटिलाइज करवाएगा। तो यहाँ पे क्योंकि 2 हाइड्रोजन है तो आगे के 2 लोन पेयर से भी कनेक्ट होगा और आगे के अपने 2 लोन पेयर भी यूटिलाइज करवाएगा। अब बात आती है HF की। अब HF में लोगों को होती है कन्फ्यूजन। क्यों होती है कन्फ्यूजन? क्योंकि वो ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्लोरीन के अंदर में उनकी एक्सपेक्टेशन होती है, ठीक है, उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड होने चाहिए थे 4, बट ऑब्वियसली यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड आपके 4 नहीं होते, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं मात्र 2। काहे 2? क्यों ऐसे में 2 ही क्यों होते हैं? क्योंकि ये फ्लोरीन अपने बाजू वाले किसी से जुड़ेगा और ये वाला हाइड्रोजन, बाकी के दोनों ये अनयूटिलाइज रहेंगे। ठीक है, ये सिर्फ 2 ही, जितने लोन पेयर जितने हाइड्रोजन उतने ही लोन पेयर यूटिलाइज होंगे क्योंकि उसके बाद उतने ही आजू बाजू के लोग अवेलेबल हैं, तो ऐसे केस में वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, अच्छा, तीसरे केस में आ जाते हैं अमोनिया NH3। इसमें भी कई लोगों को ऐसा लगता है एक्सपेक्टेड कि यहाँ पे भी टोटल नंबर ऑफ कितने होने चाहिए? 4 होने चाहिए। बट अब स्ट्रक्चर में देखो, अब यहाँ पे हाइड्रोजन तो 3 है बट यहाँ पे लोन पेयर मात्र 1 ही है, तो लोन पेयर तो एक ही से हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाएगा, इसलिए इस बार भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी एक ही हाइड्रोजन जाएगा। तो यहाँ पे भी टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड जो आपका अमोनिया बना सकता है वो क्या होता है? मात्र 2। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब सोचो अब ये चीज़ हो गई, हाँ ये बात समझ में आ गई, ये चीज़ हो गई, हाँ ये बात समझ में आ गई। लेकिन अब अगर किसी ने तुमसे पूछा कि बताइए तो एक्सटेंट क्या हुआ? एक्सटेंट मतलब ना स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ बॉन्ड, तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ बॉन्डिंग किसकी ज़्यादा है? एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसकी ज़्यादा है? तो कोई भी जवाब देगा H2O की ज़्यादा है। उसके बाद फिर बचते हैं 2 ऑप्शन, HF और NH3। तो HF में क्योंकि फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस वजह से ये एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इन प्योर फॉर्म। प्योर फॉर्म का मतलब उस कंटेनर के अंदर में सिर्फ H2O होंगे, कोई ऐसा खिचड़ी नहीं पकनी चाहिए कि H2O और HF मिक्स हो गए हैं। ठीक है, H2 और HF मिक्स हो गए, ये कोई ऐसी खिचड़ी पकाने का नहीं। नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। अब जो आपका ये नेक्स्ट टॉपिक है, इस नेक्स्ट टॉपिक में हम लोगों को टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ना है। बहुत ही सिंपल है। इस टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग को पढ़ने के बाद फिर डायरेक्टली हम लोगों का एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला पार्ट शुरू हो जाएगा। तो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग को देखो, सबसे पहले 2 पार्ट में क्लासीफाई किया जाता है। एक होती है आप लोगों का इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एक होती है आप लोगों की इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटर और इंट्रा, इसको इस बात से समझते हैं, अभी आपने 10th स्टैंडर्ड तक आप स्कूल में थे, आपके स्कूल में
ग्रुप वो बनाए जाते हैं, ग्रुप्स बनाए जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं उसको, अरे यार स्पोर्ट्स डे में सबकी अलग अलग बैचेस होती हैं ना, ब्लू 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 वाला, ब्लू ग्रुप, रेड ग्रुप, येलो ग्रुप, है ना, वाइट हाउस, हाउस एग्जैक्टली, मेरे स्कूल में हाउस था, राइट। तो ब्लू हाउस, वाइट हाउस, है ना, ग्रीन हाउस, येलो हाउस, पिंक हाउस, रेड हाउस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो तुम्हारे स्कूल में जब स्पोर्ट्स कंपटीशन होता है, तुम्हारे स्कूल के ग्रुप्स ही मतलब स्कूल के बच्चे ही अंदर आपस में ही पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, कोई भी बाहर का नहीं होता। अब लेकिन आप लोगों के पास जो क्या कहते हैं क्रिकेट मैच लेट से अगर हो रहा है, तो तुम्हारे स्कूल की क्रिकेट टीम और किसी दूसरे स्कूल की क्रिकेट टीम, बैडमिंटन मैच हो रहा है, तुम्हारे स्कूल की बैडमिंटन की कोई टीम और दूसरे स्कूल की बैडमिंटन की टीम, इनके बीच में हो रहा है, ये होता है। तो जब आप लोगों के पास ठीक है इस तरीके की कोई सिचुएशन है, तो समझ में आती है क्या होता है। तो जब कोई चीज़ अंदर ही अंदर हो जाती है, विथ इन स्कूल के अंदर ही अंदर स्पोर्ट्स डे मनाया और स्कूल के अंदर ही अंदर सब कुछ खत्म हो गया, उसे कहते हैं इंट्रामोलिक्यूलर, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रामोलिक्यूलर। विथ इन द मॉलिक्यूल, मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ही अंदर, दूसरे मॉलिक्यूल की जरूरत ही नहीं पड़ी। अभी तक मैं कैसे बताती आ रही थी कि मॉलिक्यूल 1 और मॉलिक्यूल 2 के बीच में हो रही है, ना बाबा ना, यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन भी होगा, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर में उसका कहीं दूर पड़ा कहीं ऑक्सीजन भी होगा और सब हो जाएगा। और इंट्रामोलिक्यूलर का मतलब होता है नीड 2 मॉलिक्यूल्स, वहाँ पे आपको कम से कम 2 मॉलिक्यूल की तो आवश्यकता होती है, वहाँ पे आपको कम से कम 2 मॉलिक्यूल की तो आवश्यकता होती है। तो इंटर और इंट्रा, और इंटर को भी फिर फर्दर 2 पार्ट में क्लासीफाई करते हैं, एक होता है आपका हेट्रो इंटरमोलिक्यूलर और दूसरा आपका होता है होमो इंटरमोलिक्यूलर। अब ये हेट्रो और होमो, इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी, कोई डेफिनेशन लिखने में हम फालतू टाइम पास नहीं करेंगे। जैसे कि होमो का मतलब होता है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, सेम कंपाउंड, मतलब अगर H2O है तो H2O के ही मॉलिक्यूल, मतलब सारे मॉलिक्यूल किसके होने चाहिए, H2O के। और हेट्रो का अगर है तो हेट्रो का मतलब होता है मॉलिक्यूल्स तो हैं आपके पास, 2 मॉलिक्यूल्स तो हैं, लेकिन वो 2 मॉलिक्यूल्स आप लोगों के किसके हैं, डिफरेंट कंपाउंड के। जैसे एक कंटेनर में अमोनिया और वाटर को मिक्स कर दिया गया, तो अमोनिया के बीच में अगर बॉन्ड बना तो 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हुए बट दोनों ही सेम, तो देन इट विल बी नोन एज होमो इंटरमोलिक्यूलर। लेकिन अगर मान लेते एक पानी और दूसरे पानी के बीच में बना तो 2 मॉलिक्यूल तो इन्वॉल्व हुए लेकिन दोनों सेम, तो उसको भी हम कहेंगे होमो। लेकिन अगर अमोनिया और वाटर के बीच में बन गया तो अमोनिया भी एक मॉलिक्यूल है, वाटर भी एक अलग मॉलिक्यूल है, दोनों अलग मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल तो इन्वॉल्व हो रहा है, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर तो है, बट अमोनिया एक डिफरेंट मॉलिक्यूल है, वाटर एक डिफरेंट मॉलिक्यूल है। सो देयरफॉर उनके बीच में जो बॉन्ड है, दैट बॉन्ड विल बी नोन एज हेट्रो इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड, हेट्रो इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड। समझ में आ रही है बात, क्या ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग इंट्रा में। तो अब अच्छा इसका एग्जाम्पल तो ले लें, जैसे अभी तक मैंने जितने भी एग्जाम्पल दिए थे सब होमो के दिए थे। जैसे आप लोगों का एक H2O है, ठीक है, H2O है, ये ना फैशन है, ये फैशन है। इस फैशन में अगर एक H2O को दूसरे H2O के साथ बॉन्ड बनाना रहे ना, वो इस तरीके से बॉन्ड बनाता है, ये उसके बॉन्ड बनाने का फैशन है। ये देखो ये कैसा जाली बिछा रहा है वो, एकदम है ना, शीट की जाली बिछाया जा रहा है, ये इसका फैशन है, ये इस फैशन में बॉन्ड बनता है। और अगर यही बॉन्ड HF के अंदर बनना होता तो HF के अंदर ये बॉन्ड ऐसा नहीं बनता, HF के अंदर में ये बॉन्ड ऐसे बनता है, ये फ्लोरीन से फिर यहीं से दूसरा हाइड्रोजन गया, मतलब एकदम स्ट्रेट बॉन्ड नहीं बनते। इसमें बॉन्ड बनने का जो फैशन होता है ना HF के केस में, वो आप लोगों का जिग जैग होता है, जिग जैग। इस पर भी एक क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी एक शीट में है, जब तुम शीट सॉल्व करोगे तो मैं दिख जाएगा, ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी शीट में है। ये ऐसा बनता है, ऐसा इसीलिए बनता है ताकि फ्लोरीन, आपका एक फ्लोरीन आपके दूसरे फ्लोरीन से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहे, क्योंकि तुम तो जानते हो इन पे लोन पेयर है। अगर ये दोनों एक दूसरे से लीनियर बनाते, ये ऐसा स्ट्रक्चर अगर ये बनाते ना, तो इनके जो लोन पेयर्स हैं ये एक दूसरे के क्लोज होते, जिसकी वजह से इस स्ट्रक्चर में रिपल्शन होता है, और रिपल्शन उनकी अनस्टेबिलिटी की तरफ ले गया। देयरफॉर ये वाला
उसका प्रपोज्ड स्ट्रक्चर ऐसा दिखता है अगर HF के बीच में बॉन्ड बना होता तो। ठीक है, इसलिए विल बी नोन एज, दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व भी है तो इंटर मॉलिक्यूल तो होगा ही होगा, और दोनों सेम है देन इट विल बी नोन एज होमो। और हेट्रो में क्या होगा, आपके पास इमेजिन करते हैं ऐसा करो, मान लेते हैं अमोनिया और वाटर का मिक्सचर है, अमोनिया और वाटर का मिक्सचर है। ठीक है, तो ये आ गया आपका अमोनिया NH3, ये लो NH3, ये नाइट्रोजन, और ये मान लेते हैं आपका वाटर का O और इधर हाइड्रोजन, ये लो ऐसा। अच्छा, ये NH3 के ना अपन H बना लेते हैं खूबसूरती से, ये लीजिए, ये ऐसा, ये अपन ने बना लिए उसके H। तो मान लेते हैं ये अगर जो बॉन्डिंग हुई, ये जो बॉन्डिंग हुई, ये वाली बॉन्डिंग आप लोगों की क्या कहलाएगी, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बट दोनों क्या सेम मॉलिक्यूल है, नहीं, तो देयरफॉर इट विल बी नोन एज व्हाट, हेट्रो। अब व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इंट्रा। अब इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मैं एक एग्जांपल देती हूँ जो कि बहुत ही फेमस है, सैलिसाइक्लिल एल्डिहाइड। ठीक है, आप लोगों को इसके बारे में आगे 12th स्टैंडर्ड में केमिकल रिएक्शन भी है, बट अभी इसका नाम और इसका स्ट्रक्चर तुम लोगों को अभी से अपने छोटे से ब्रेन में फिट कर लेना चाहिए। ठीक है, सैलिसाइक्लिल एल्डिहाइड कैसा दिखता है, सबसे पहले होती है आप लोगों के पास एक बेंजीन रिंग, ये हो गई आपके पास एक बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग की इस पोजीशन पे अल्डिहाइड ग्रुप होता है, ये हो गया डबल बॉन्ड O, और ये अल्डिहाइड ग्रुप CHO को ही कहते हैं ना अल्डिहाइड ग्रुप, और जस्ट उसकी बाजू वाली पोजीशन पे होता है ये आप लोगों का OH ग्रुप। अब सोचो जस्ट इमेजिन OH, इस OH में इस O की वजह से पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, और ऊपर में वो O तो है ही, उस O पे अपना खुद का भी कोई ना कोई पार्शियल नेगेटिव होगा, तब उस ऊपर वाले O और इस नीचे वाले H के बीच में ये बॉन्ड बन गया, दिस विल बी नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए आपको क्या कोई दो डिफरेंट मॉलिक्यूल लाने की जरूरत पड़ी, नहीं, मॉलिक्यूल के अंदर ही वो अरेंजमेंट था जिस अरेंजमेंट की हमें खोज है। सो देयरफॉर दिस विल बी नोन एज इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको कहाँ देखने को मिलती है, जब आप लोगों के पास में क्या होता है, आप लोगों के पास में कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, बराबर है। अच्छा, उसके बाद ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ये और भी फेमस है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, फिनॉल मतलब OH, फिनॉल मतलब OH, ये बेंजीन रिंग विथ OH। ऑर्थोनाइट्रो, नाइट्रो ग्रुप को मैं बना देती हूँ N डबल बॉन्ड O, ये इस तरीके से मैंने नाइट्रो ग्रुप बना दिया। OH में आपका जो O है पार्शियल नेगेटिव, H पे पार्शियल पॉजिटिव, O पे तो पार्शियल नेगेटिव रहेगा, ये देखो इनके बीच में ये बॉन्डिंग बन गई, दिस विल बी नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाएगी। तो क्या इसमें आपको कोई दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की नीड पड़ रही है, नहीं पड़ रही है। ठीक है, तो जैसे सेम एक और एग्जांपल लेते हैं, बेंजीन रिंग, यहाँ पे आप लोगों का OH है, यहाँ पे आपका फ्लोरीन है। तो देखो O के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, फ्लोरीन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, F के ऊपर तो पार्शियल नेगेटिव, इसके बीच में जो है बॉन्ड बना, दिस बॉन्ड विल बी नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। तो इसमें कोई दूसरे बाहर के किसी दूसरे मॉलिक्यूल की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, मॉलिक्यूल के अंदर ही अंदर के जो एटम्स होते हैं, ये एटम्स क्या कर लेते हैं, आप लोगों के बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लेते हैं, अपने अंदर ही अंदर ये लोग क्या करते हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन ये जो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम जस्ट इमेजिन करके देखो कि यहाँ पे अगर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती तो ये एक ओपन स्ट्रक्चर होता, OH से फिर वो कार्बन F से, लेकिन क्योंकि अब इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई है तो आ जाने की वजह से यहाँ पे एक बॉन्ड बन गया, और बॉन्ड बन जाने की वजह से ये एक प्रकार का क्लोज्ड रिंग बन चुकी है। ये क्या बन चुकी है, एक प्रकार की क्लोज्ड रिंग। और आगे आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ोगे कि क्लोज्ड रिंग का जब फॉर्मेशन होता है तो उस पर्टिकुलर चीज़ को हम लोग कहते हैं चिलेशन, उसको हम लोग क्या कहते हैं, चिलेशन। ठीक है, चिलेशन या चिलेटिंग रिंग। ठीक है, तो ये यहाँ पे चिलेशन हुआ, चिलेशन वाली प्रोसेस आप लोगों के सिस्टम की स्टेबिलिटी को वो क्या करती है, इंक्रीज करती है, स्टेबिलिटी वहाँ पे क्या होती है, बढ़ जाती है। ये कुछ जी के फैक्ट्स पता होने चाहिए थे। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कुछ जी के फैक्ट्स को इकट्ठा करके इस चीज़ को भी यहाँ ओवर करेंगे कुछ क्वेश्चंस करके, ताकि आप ये पता लगा सको कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ हुई, कैसे हुई। उसके बाद हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, आज ही रहेगा प्रोबेबली,
उसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के एप्लीकेशंस क्या हैं, एज वेल एज इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कुछ बहुत ही फेमस एग्जाम्पल्स, ठीक है, वो सब हम लोग अभी देखने वाले हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। उसको ये वाला वीडियो एक्चुअल में काफ़ी लंबा हो जाएगा एप्लीकेशन अगर मैं इसमें डाल दूंगी, इसलिए एप्लीकेशन का हम एक सेपरेट वीडियो रखेंगे। चलो क्या है ये अभी, अगर कोई तुमसे पूछेगा कि आपके पास एक H2O है और आपके पास एक H2O2 है। H2O तो तुम्हें पता है वाटर को कहते हैं, H2O2 हम लोग किसको कहते हैं, आप लोगों के हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को कहते हैं। किसको कहते हैं, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को कहते हैं। तो ये जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है इस H2O2 में या H2O में किसमें आप लोगों का एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा है, एक्सटेंट ऑफ H बॉन्डिंग ज़्यादा है, आपको ये बताना है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सटेंट मतलब स्ट्रेंथ नहीं होता, स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे अगर मैं H2O का स्ट्रक्चर बनाऊँ तो तुमको इतना तो पता होगा कि अगर यहाँ पे H बॉन्डिंग एग्जिस्ट करेगी तो H बॉन्डिंग O और H के बीच में एग्जिस्ट करेगी, O डैश 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 कर लेना। और अगर मैं H2O2 का भी स्ट्रक्चर बनाऊँ तो तुम्हें कम से कम इतना तो पता होगा कि एक H2O2 और दूसरे H2O2 के बीच में अगर H बॉन्डिंग एग्जिस्ट करेगी तो वहाँ पे भी O और H के बीच में एग्जिस्ट करेगी। यानी कि यहाँ पे दोनों की स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड क्या है, बोलो, सेम है। स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड दोनों की यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम है, बट यहाँ पे दोनों के नंबर ऑफ बॉन्ड्स डिफरेंट है। H2O2 में अभी सॉरी H2O में अभी हम लोगों ने पढ़ा था, H2O में हमने अभी पढ़ा था कि यहाँ पे ये टोटल नंबर ऑफ कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि 2 हाइड्रोजन 2 लोन पेयर। लेकिन यहाँ पे जो बेचारा आपका H2O2 है, इस H2O2 के बाद लोन पेयर तो 2 हैं, बट इसके बेचारे के पास सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एक ही है। तो यहाँ पे जो ये नंबर ऑफ बॉन्ड बना पाएगा वो मात्र 2 बना पाएगा। एक ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में बात करें, पूरे के पूरे मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में बात नहीं कर रहे हैं। तो अब ऐसे केस में दोनों की स्ट्रेंथ बराबर है, नंबर ऑफ बॉन्ड लेकिन इसके ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग H2O में ज़्यादा हो गई, H2O2 में क्या हो गई, आप लोगों की कम हो चुकी है। ठीक है, आप लोगों की इसमें क्या हो गई है, वहाँ पे कम हो गई है। ठीक है, समझ में आ रही है चीज़ें क्या हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग फिनिश की, यहाँ पे हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग फिनिश की। अब इसके बाद हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, वो नेक्स्ट टॉपिक में हम एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के होने से या उसके नहीं होने से उसके एप्लीकेशन में क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, चलो फिर इसको अभी रुक